नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर तंज कसते हुए इस बार के चुनाव में गठबंधन की 300 से अधिक सीट आने की बात कही। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव को दिल्ली से हेलीकॉप्टर के द्वारा तकरीबन 1 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचकर जयंत चौधरी के साथ होटल सोलिटेयर इन में संयुक्त प्रेस वार्ता कर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना था, लेकिन अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर करीब 3 घंटे लेट पहुंचे। बताया जा रहा है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर किसी कारण से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके चलते मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में बनाए गए हेलीपैड पर सपा कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा काटा। बहरहाल 3 घंटे से लेट ही सही मुजफ्फरनगर पहुंचकर सबसे पहले अखिलेश यादव ने हेलीपैड पर मीडिया से बात कर भाजपा का धन्यवाद करते हुए कहा कि कम से कम इतनी देर से ही सही उन्हें मुजफ्फरनगर आने का मौका तो मिला। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर देरी का कारण नहीं बताया गया, कई घंटों तक दिल्ली इंतजार कराया। मैं और जयंत चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसानों ने एकजुट होकर सरकार को मजबूर किया, तीनों बिल वापस लिए, नकारात्मक राजनीति को खत्म कर रहे हैं। भाजपा का राजनीतिक पलायन होगा। चुनाव से पहले बहुत लोग आते जाते हैं। सरकार बनने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली, गन्ने का भुगतान 15 दिन में होगा। सरकारी कर्मचारियों के मत का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी सतर्क रहें, अपने मत का सही प्रयोग करें। और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट से गुजरना पड़ रहा था, उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। इसीलिए मैंने कहा कि फार्मर्स कॉर्पस फंड अगर बनाना पड़ेगा तो बजट से फार्मर्स के लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसान को इंतजार न करना पड़े, किसान को चीनी मिल के सामने धरना न देना पड़े। सरकार होगा तो वो तो तय होगा। सरकार बनने के बाद सरकार तो बनाओ। ये 100 नंबर जो बदल गया, इसमें गाड़ियां और दी जाएंगी, एम्बुलेंस बढ़ाई जाएंगी। मैं राकेश जी को मैं समझा दूं, हमारे रथ में बैठेंगे। जो पत्रकार अपना सुझाव देंगे वो शामिल करेंगे। जो पत्रकार साथी कहेंगे और जो सुझाव देंगे, जो सुझाव मानने लायक है, वो स्वीकार करेंगे। मैं पत्रकार साथियों से भी अपील करता हूँ, हमारी मदद करें। समय पर किसानों का क्षेत्र है, जो आपने बिजली की बात कर ली, सिंचाई की, क्या खाद को लेकर बात कहेंगे सर? यूरिया की जो किल्लत और चीजें, समय पर खाद मिले, सस्ती कीटनाशक दवाइयां मिले और उनकी फसल को MSP के लिए इंतजाम हो, प्रोक्योरमेंट हो, खरीद केंद्र बने, ये इंतजाम किया जाएगा। और साथ ही साथ किसान जो अपने गन्ने भुगतान के लिए समय समय पर उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, इस बार आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, कॉर्पोरेशन बना करके उनका समय पर भुगतान होगा। मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि 22 की सरकार अच्छी होगी, बेहतर होगी और किसानों के और नौजवानों के हित में होगी। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही समाजवादी पार्टी कोई अच्छा काम तय करती है या अच्छे काम के लिए फैसला लेती है जनता के लिए, उसी समय मुख्यमंत्री जी की भाषा बदल जाती है। पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए बाकायदा पूरा तैयारी के साथ, मैंने लखनऊ में भी प्रेस के सामने कहा कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो वित्त विभाग में बहुत अनुभव के साथ पहले से काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं और कर्मचारी जितने भी उनके संगठन है, उनसे समय समय पर बात हुई है, उनसे और वित्त विभाग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके बीच में बातचीत के बाद ही फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए अगर बजट से भी पैसा कॉर्पस फंड के लिए देना पड़ेगा तो सरकार ने दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ करके और जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, उनसे राय मशवरा कर करके ये फैसला लिया है कि घरेलू बिजली और आम लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली
समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद फैसला लेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग जानते होंगे, 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर वो कारखाने बन गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में इतने महंगे बिजली के बिल नहीं देने पड़ते। इसलिए सिंचाई माफ और 300 यूनिट माफ होगी, फ्री मिलेगी, बिल नहीं आएगा। और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो सरकार को बिजली मिलती है वो सस्ती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल एक बिजली के कारखाने का जो नेताजी के समय पर उत्तराखंड में श्रीनगर में लगा था, आज भी उसकी बिजली सबसे सस्ती है। जो एनटीपीसी से पुरानी बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती है वो भी बहुत सस्ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बन गई, उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया। और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम भी बिल आधा करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि अगर आज आधा बिल कर रहे हो तो आपने 4.5 साल क्यों वसूला पैसा? क्या आप जनता का पैसा वापस करोगे? और बिजली के कारखाने का नाम अगर एक बार भी सुना हो मुख्यमंत्री के मुंह से तो बता दो। 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्लाई करके गए। इस पे अभी नहीं बोल सकते, सरकार बनने पर हम दोनों तय करेंगे। मैं आपको एक व्यवस्था से संबंधित बात बताना चाहता हूँ। एक सवाल किया गया था कि चुनाव के नियमों का अनुपालन। कल हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं राजपाल बालियान जी, ऑनलाइन उन्होंने निवेदन किया ईसी में कि एक वीडियो वैन वो चलाना चाहते हैं। 1 दिन बीत चुका है, अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जबकि बीजेपी की वैन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। हमारे पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग ऑब्जर्वर में मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि इस तरह की शिकायत है उनका निस्तारण निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग के अधिकारी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूँ। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, अगर आपने भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। सर, जिस तरह के घोषित प्रतिबंध इलेक्शन पर है, आपको लगता है इस तरह की कल्पना आपने इलेक्शन की थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हो कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। अखिलेश प्रिविलेज अगर किसी पर है किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का तो भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, कोई भी ट्विस्ट कर सकती है। क्योंकि विभाग मेरे पास नहीं है, विभाग का केस सरकार के पास है, वही बता सकते हैं। मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा से 2 बार आपके चुनाव लड़ चुके हैं गौरव स्वरूप। आज उनके भाई जो है बंटी स्वरूप का आपने टिकट दिया है,
उनके भाई आज जो है उसमें शामिल हो गए भाजपा में, अभी क्या कहेंगे आप? चुनाव से पहले बहुत सारे लोग जाते और आते हैं जिन पर व्यापक समर्थन था, जिनके पास व्यापक जन समर्थन, जनता खड़ी थी साथ, वो देखिए समाजवादियों के साथ आए कि नहीं आए। अभी तक उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। आप उस पड़ोस में रहते हो, मैं उस पड़ोस में नहीं रहता, मेरा घर है वहाँ। और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थी उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। एम्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अस्पताल को लेकर के कह रहे हैं कि बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, ये किया जा सकता है कि एम्स के लिए प्रस्ताव भेज देंगे और एम्स के लिए जो जो समाजवादी सरकार में केंद्र सरकार चाहेगी वो सब सहूलियत दी जाएगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी एम्स उत्तर प्रदेश में अभी तक खुले हैं, दोनों एम्स में जमीन समाजवादी सरकार ने ही दी है। तो अगर आने वाले समय में अस्पताल के लिए, बड़े एम्स के लिए जो भी केंद्र सरकार चाहेगी वो समाजवादी सरकार में उपलब्ध करा करके यहाँ भी उस तरह की सुविधा मिले, उस दिशा में काम करेंगे। के लिए पहले भी सुरक्षा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? सोचो हालात कैसे हैं, देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। और मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। चरथावल से पंकज मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, बुढ़ाना से राजपाल बालियान चुनाव लड़ रहे हैं, पुरकाजी से अनिल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर शहर से सौरभ स्वरूप चुनाव लड़ रहे हैं, मीरापुर से चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं,
खतौली से राजपाल सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमारा और जयंत चौधरी जी की दोनों की अपील पर इनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जो जो वादे हम लोगों ने मिलकर के किए हैं उन वादों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। पार्टी लोगों को गरीब बना रही है, जिससे किसान गरीब निर्भर हो जाएं सरकारी राशन पे, सरकारी कड़वे तेल पर। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे पत्रकार साथी ने जो कहा है कि जो महंगाई हुई है सरसों के तेल की, आप भी प्रचार के माध्यम से रिफाइंड तेल मत खाइए। जो रिफाइंड तेल का प्रचार होता है आप भी उसमें बहक जाते हैं और आप भी खा लेते हैं। आप अपना शुद्ध सरसों का तेल और घर का बनाया हुआ घी का ऐसे ही खाना बनाए और खाएं। और समाजवादी सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे बुंदेलखंड, जहां पर बड़े पैमाने पर सरसों के तेल की पैदावार हो सकती है। मैं जब बुंदेलखंड गया था तो मैंने कहा था कि सरकार के अलग से अगर हमें सरसों के तेल की पेराई के लिए कारखाने लगाने पड़े तो लगाएंगे, जिससे कि हमारा बुंदेलखंड के किसान को भी लाभ पहुंच जाए और उत्तर प्रदेश को कम से कम सस्ता सरसों का तेल उपलब्ध हो जाए आने के लिए। बाबा जी कुछ जानते नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर की सदर, खतौली व बुढ़ाना विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की घमासान में गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले खतौली विधानसभा में पहुंचकर गठबंधन प्रत्याशी राजपाल सैनी के समर्थन में एक बैंकेट हॉल में जनता को संबोधित किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि ये एक परीक्षा की घड़ी है, 5 साल बाद आपको मौका मिल रहा है। उन्होंने इलाहाबाद की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जो इलाहाबाद में हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है। आप नौकरी नहीं दे सकती तो लाठियां क्यों दे रही हो? प्रतिभाशाली नौजवान पर जब लाठी पड़ती है तो ये लाठी किसी नौजवान पर नहीं, हमारे आने वाले देश के भविष्य पर पड़ रही है। इतने घमंडी लोग बैठ गए हैं, इन्हें सब दिखता नहीं है। जयंत चौधरी ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि रात से ये खबर चलाई जा रही है कि कोई बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है। ये लोग कहाँ गए थे जब लखीमपुरी में किसानों को कुचला जा रहा था? पशु पर भी कोई इंसान इस तरह की वारदात को नहीं करेगा जैसे आप किसानों को रोंदकर उनके ऊपर से गाड़ियां लेकर जा रहे हैं। और आज भी ये लोग मंत्री बने बैठे हुए हैं। जब ये लोग कहाँ थे, आज ये लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं और मुझसे भी उम्मीद कर रहे हैं और मुझसे भी उम्मीद कर रहे हैं। मैं कोई चवन्नी हूँ जो कोई ऐसे करके पलट जाऊंगा। ये तो मतदाता का है। सभी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि आपके बीच आएंगे, सरकार के लोग आपके बीच आएंगे, लेकिन ये हिसाब का चिट्ठा भी तो आपके पास होना चाहिए। क्या कारण था कि उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली यूपी में, महंगाई की मार हर एक घर पे पड़ी। दूसरी सरकार ने प्रयास किया कहीं न कहीं कुछ छूट दी जाए, केंद्र सरकार नहीं चाहती थी। मैं तो अपनी जो है टैक्स बढ़ाते गए, डीजल पेट्रोल 100 पार हो गया, तब भी उन्होंने रहम नहीं किया। लेकिन योगी जी को ख्याल नहीं आया, काम कोई पूर्ण नहीं हो पाया, आधारशिला रखी जा रही है। 5 साल बाद भी अगर आप सिर्फ आधारशिला ही रख पा रहे हो, कोई निर्माण पूरा नहीं करा पा रहे हो, तो फिर 5 साल का टर्म जनता फिर दोबारा क्यों मौका दिया? चित्ररंजन स्वरूप जी का अपनी पहचान और अपना एक नाम है, और मुझे विश्वास है कि जो उनके अधूरे काम थे, जो विकास मुजफ्फरनगर का होना चाहिए, क्योंकि एक समय था कि पर कैपिटा इनकम में मुजफ्फरनगर देश की क्रीम में माना जाता है, टॉप पे थे आप लोग। और यह सब तरह के व्यापार हैं, उद्योग हैं, छोटे बड़े, लेकिन आप भी जानते हो कि मुजफ्फरनगर जैसे शहर में भी आपको भी मालूम है कि अगर गांव देहात में कोई तरक्की नहीं होगी, हमारा भविष्य, कोई छात्र अगर लखनऊ चला जाता है, शिक्षक भर्ती को लेकर अपनी मांग उठाने के लिए हो जाता है, उनको लठियां चलती है। एक बहुत ही गरीब परिवार के साथ जागती होती है, रात के अंधेरे में बेटी को
बिना परिवार वालों की अनुमति के अंतिम दर्शन भी अपनी बेटी के परिवार नहीं कर पाता। क्या न्याय मिल पाया? और वहां जब कोई जाने की कोशिश करता है तो उनके लिए सारे प्रतिबंध। जब मुजफ्फरनगर का किसान निकालता है यात्रा, क्या हम दिल्ली जाकर अपनी सरकार से कुछ मांग करेंगे? वो नई बात नहीं, पहली बार आंदोलन नहीं हुआ, आप तो अक्सर करते थे। मुझे याद है भूमि अधिग्रहण कानून जो बदला, कैसे बदला, उसके पीछे जन आंदोलन की एक दबाव सरकार का बना। बहुत हो गया, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर आपको डर दिखाकर दूसरे का घर, अरे बहुत हो गया है। आपको इस सबसे क्या मिला? हमें अपने भविष्य को लेकर आज चिंतित हो जाना चाहिए। हमारे प्रदेश में और देश में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जहां बच्चों को विज्ञान के बारे में, नए आविष्कारों के बारे में, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के बारे में, मैथमेटिक्स, जो नए विषय हैं, एक मॉडर्न सोसाइटी के उन विषयों पर उनको अध्ययन करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, वहां मार पिटाई होगी, वहां पुलिस बल का प्रयोग होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर विद्यालयों का निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल स्थित विद्यालयों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस बल के रुकने के लिए की गई व्यवस्थाओं का सीओ सदर हेमंत कुमार ने चरथावल प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेश्वर बोध के साथ निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल का है, जहां कस्बा चरथावल स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज, गांधी का बालिग इंटर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, गांधी इंटर कॉलेज आदि का दौरा किया तथा वहां पर बिजली, पानी और कमरों में रुकने की व्यवस्थाएं आदि देखी। सीओ सदर हेमंत कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए थाना क्षेत्र में आने वाले अर्धसैनिक बल को चरथावल कस्बे के स्कूलों में रुकने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। सैनिकों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, जिसके लिए विद्यालय की व्यवस्थाएं देखी जा रही है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान के समर्थन में उनकी धर्मपत्नी याशिका चौहान ने जनसंपर्क किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी चंदन चौहान के समर्थन में उनकी धर्मपत्नी याशिका चौहान ने जनसंपर्क किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर डोर टू डोर गठबंधन के प्रत्याशी और अपने पति चंदन चौहान के लिए डोर टू डोर वोट मांगे। गठबंधन के प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान की पत्नी याशिका चौहान ने मीरापुर विधानसभा में गठबंधन के प्रत्याशी व अपने पति चंदन चौहान के लिए डोर टू डोर वोट मांगते हुए सभी से गठबंधन को वोट देने की अपील की। शामली के थाना भवन क्षेत्र के गाँव कादरगढ़ में दबंगों ने 2 सगे भाइयों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। शामली में दबंगों ने 2 भाइयों पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल घटना शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव कादरगढ़ की है, जहां कुछ दबंगों ने 2 सगे भाइयों पर घर में घुसकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवकों के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके 2 भाई आसिफ और समीर शाम के समय घर पर थे, तभी गाँव के कुछ दबंग लोग उनके घर पर पहुँचे और आसिफ व समीर पर चाकू से हमला कर दिया। दबंगों ने उन पर चाकू से कई वार किए, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। घायलों को परिजनों ने थाना भवन CST भर्ती करा दिया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। आज हमारे पास शाम के करीब 7 बजे के आसपास 2 केस आए थे, जिसको दोनों के चोट लगी हुई थी। लड़ाई झगड़े का चोट था। एक के बॉडी पे 2 निशान थे और एक के बॉडी पे पीछे में 5-7 जगह निशान थे। हमने इनको यहाँ पे प्राथमिक उपचार करने के बाद में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया है। सर कुछ नाम पता है उनके जिनके चोट लगी? 2 मरीज थे, एक का नाम समीर था और दूसरे का नाम आसिफ। ये दोनों कादरगढ़ के रहने वाले थे। ये दोनों शायद सगे भाई हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। जो घर पे आ गया अटैक कराओ। किन्होंने? राजपूतों ने। लड़के थे 2 खेड़ी के, एक कादरगढ़ का। किस तरह से अटैक करा? क्या सामान लेते थे? चक्कू ले रहे थे जी। एक के 7-8 चक्कू लग रहे, एक के 3-4 चक्कू लग रहे। तो कहाँ लेकर आए? जी थाने फोन लेकर आए अस्पताल में। अब ले जा रहे हैं मुजफ्फरनगर। उनके नाम पता है कुछ जिन्होंने चक्कू मारे? जी बाप का नाम पता, जो छोटा वाला भाई है उसका नाम सारा पता उनका जी। एक लड़का बोबी का है, एक लड़का अमित बाड़ी का है खेड़ी से। दोनों लोग खेड़ी वाले हैं उनसे में। एक कादरगढ़ संदीप का लड़का है, राजीव का। हाँ लड़का राजीव का लड़का है जी वो जी। ये कानूनी कार्रवाई करेंगे हम तो पूरी, जितने हमारे वो होगी। है जी जख्म 7-8 चक्कू लग रहे, बहुत गहरे जख्म है। बच्चे सीरियस हैं बिल्कुल। क्या लोग घायल हैं? 2, उनके कोई चोट नहीं है जो मार के भागे।
घर पे आके हमला करा के लोगों को भी बेहोश कर दी उन्होंने। जो लड़की झिमर की थी, वो जो बहुत ही झिमर की, वो उसे भी बेहोश कर दी। जो बीच में पड़ी उनके, वो भी सीरियस पड़ी बेचारी। शामली के विकासखंड थाना भवन के गांव दहोड़ी जमालपुर में बरसात के कारण किसानों के आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ। शामली जनपद के थाना भवन विकास खंड के गांव दखोड़ी जमालपुर में अब की बार यहां के किसानों ने आलू की फसल पर खेती की थी। बरसात के कारण खेतों में पानी भरा होने के चलते आलू धरती के अंदर ही मिट्टी में गल गए, जिससे काफी नुकसान हुआ है। वहीं गांव के किसान अंकित राणा ने बताया कि उन्होंने 45 बीघा आलू की फसल लगाई थी, जिसमें उसकी 5 लाख रुपए की लागत आ चुकी है, लेकिन बरसात के कारण आलू मिट्टी में ही गल गए हैं, जिससे लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं जलालाबाद निवासी किसान नासिर ने बताया कि अब की बार उसने 70 बीघा आलू की फसल बोई थी, जो बरसात के कारण नष्ट हो चुकी है, जिससे लगभग उसका 16 से 20 लाख रुपए तक का नुकसान हो चुका है। वहीं गांव के ही अन्य किसानों ने बताया कि उन्होंने भी भारी मात्रा में आलू की फसल बोई थी, लेकिन बारिश के कारण सभी फसल नष्ट हो गई। पेस्टिसाइड कंपनी वाले किसानों को बहला फुसलाकर खेतों में अपने डॉक्टर भेजकर अपनी दवाइयों का प्रयोग करवाते हैं, जो महंगी महंगी दवाइयां हैं, जिससे पेस्टिसाइड कंपनी वाले 15 दिन बाद रिजल्ट आने को कहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। किसानों को पेस्टिसाइड वाले भी चुना लगा रहे हैं। उधर किसान बरसात के कारण आलू की फसल नष्ट होने से काफी चिंता में हैं। उसके बारे में कुछ क्या कहना चाहोगे? देख लो, ये सारा खराब हो गया, सारा फंगस आ गया, दवाई आ रही है, सारा आलू अगेता तो गल ही गया, सब खत्म। बरसात के कारण किसान कह रहे हैं कि लद्दा आ चुका, मतलब गलन की स्थिति आलू में पैदा है। स्प्रे के बाद भी कोई सुधार की स्थिति कुछ नहीं सुधार हो रहा, स्थिति कुछ नहीं हो रहा। तो आपने कितने बीघा आलू लगाया है? 70 बीघा है। तो आपको लगभग कितना नुकसान है? 70 में सारे खत्म हो रहे हैं ना, ये बचे कटे 10% आलू बच रहे, 90% खत्म। तो लगभग फिर भी आइडिया लगभग कितना नुकसान होगा आपका? ऐसा 15-16 लाख रुपए का नुकसान है। तो दवाई जैसे आप स्प्रे कर रहे हो, अब यहाँ पर आपके मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो स्प्रे के बाद भी कोई असर नहीं आ रहा? सुधार कुछ नहीं आ रहा, गलन में सुधार कुछ नहीं आ रहा। तो नुकसान काफी है। काफी नुकसान है, बहुत। सभी किसानों को नुकसान है। देख इतना तगड़ा नुकसान है जी, किसान बर्बाद हो गया। किसान के पल्ले कुछ नहीं रहा, जो जमा पूंजी थी वो किसान ने आलू में लगा दी और आलू बर्बाद हो गया। जो पेस्टिसाइड वाले हैं, ये दवाई लगाते हैं, इनकी दवाई का कोई रिजल्ट नहीं है, फ्लॉप है बिल्कुल। और किसान जो है आज के टाइम में बिल्कुल भी उसके पास में अपनी जमा पूंजी कुछ नहीं रही। तो आपने कितने बीघा आलू लगाया हुआ है? मैंने 30 बीघा आलू लगा रखा जी। तो उसमें लागत कितनी आ चुकी होगी? लागत कम से कम आई जी 2 से 2.5 लाख रुपए के तो एस्टिमेट में। कितना है अब तक आपको नुकसान होगा जी करीबन मेरा, देखो आलू जो लगा हुआ था 30 बीघे, वो सभी नष्ट हो गया और कम से कम 10-15 लाख रुपए का नुकसान है जी। तो नष्ट होने का कारण बरसात है या कुछ हो रहा है? बरसात भी है, और ये जो पेस्टिसाइड वाले हैं दवाई ढंग की नहीं देते बिल्कुल भी, एक बार लगवा लेते हैं उसके बाद में रिजल्ट नहीं आता इनका, और जो आलू बिल्कुल खत्म की तागार पे है फिलहाल। तो जैसे कि पेस्टिसाइड वाले डॉक्टर और उनके टीम खेतों में फिरती रहती है, दवाइयों का अपना प्रचार करने के लिए किसानों को अपनी दवाइयाँ बेचती है, उन दवाइयों का क्या रिजल्ट आता है? उन दवाइयों का कोई रिजल्ट नहीं आता जी। तो ये लगवा ले, कोई कहता है 1 महीने का रिजल्ट है, कोई 15 दिन का रिजल्ट बताता है, और इसके बाद में फिर उनका जो है हम देखते हैं कि खेत में उसमें कोई भी हमें रिजल्ट नजर नहीं आता। ये सिर्फ अपने पैसा कमाने का एक तरीका बना रखा है इन्होंने, और जो चाहते हैं वे अपने लगा देते हैं खेतों में। पेस्टिसाइड वाले 1 एकड़ की दवाई कितने पैसे की देते हैं लगभग? ये कम से कम ऐसी देते हैं 1000-2000 रुपए कम से कम दे देते हैं 1 बीघे की। 1 बीघे की 2000 रुपए तक? जी। और कोई रिजल्ट सामने नहीं है? कोई रिजल्ट सामने नहीं है, और ये अपना जो है अपना वो भर रहे हैं पैसे लेकर, और जो है किसान जो है बर्बादी की तागार पे चला गया है आज के टाइम में। तो आपके गांव में लगभग 1000 बीघा आलू खड़ा होगा, तो जी आपके गांव में तो लगभग बहुत मोटा नुकसान हुआ होगा। इतना मोटा नुकसान है, आलू की फसल जो है बर्बाद होगी बिल्कुल। आलू की स्थिति ऐसी है कि किसान उसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकता, जो अपनी लागत है वो भी वापसी नहीं है, लागत वापसी मिल रही किसान को। आलू का लद्दा बन चुका है, गल चुका है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अजी बहुत ज़्यादा नुकसान है किसान को, मुझे नहीं ज़्यादा, खासकर आलू वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो ये नुकसान सिर्फ बरसात के कारण हुआ है या बरसात के कारण हुआ जी? सब बरसात काफी हुई है जी, बरसात अधिक होने के कारण। तो आपने कितने बीघा आलू लगाया हुआ है? 45 बीघे आलू लगा रखे है जी। तो लगभग कितना नुकसान है आपका? ऐसा होगा जी 16-17 लाख रुपए का नुकसान। और लागत कितनी आ चुकी है? लागत आ ली जी 5 लाख रुपए आ चुके अब तक घर से। हाँ जी, घर से जो अपने खुद लगाए 10-12 हजार रुपये बीघा की लगा हुआ है आलू में। तो जैसे मुझे जहाँ देखने को मिल रहा है लगभग सभी किसानों के खेत बैठ चुके हैं आलू में, तो ये सभी किसानों का नुकसान है? सभी का है जी, कोई नहीं बच रहा इसमें।
अच्छा, आलू गल चुका है? आलू देखा आपने किस तरीके से गल रहा, आलू तो बच ही नहीं रहा, आलू निकल ही नहीं रहा। तो दवाई का भी कोई स्प्रे? दवाई का तो कोई फायदा ही नहीं है भैया, आलू खत्म हो चुका, इस स्टेज पर आ गया है आलू भैया। अच्छा जी। तो लगभग हाल ही में शामली में जाट समाज के विरुद्ध वायरल हुई वीडियो से जाट समाज में भारी रोष देखा गया, जिसको लेकर गांव मादलपुर में एक बैठक का आयोजन हुआ। जाट समाज में वायरल हुई वीडियो पर जाटों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। जाटों ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अपने इस अपमान का बदला आने वाले मतदान में देंगे। चुनाव के दौरान जहर उगलने वाली भाषा का खूब इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी ही भाषा जनपद शामली में चुनाव के दौरान सामने आई, जहां जाटों को लेकर कुछ युवक सामूहिक रूप से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो जाट समाज ने भी अपने बयान को लेकर उबाला गया। जाट समाज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें आज भी साल 2013 याद है और मतदान के दिन व आने वाली 10 मार्च को यह साफ हो जाएगा कि जाट समाज ने हमेशा राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है। प्रतिक्रिया तो है, बुश तो हम इनका ले पतेंगे सारों का है, बुश भरवाओगे हम, इतिहास गवाह हमने तो कभी बुश भरवाए नहीं, और बुश ही भरिया हमने इनके मुसलमानों का, तो जो से कह रहे बुश भर देंगे तो भूले नहीं लोग इसका दंगा 13 का बुश भर दिया था कि नहीं वहाँ, और वो तो बिना पते में थे। अगर ये पता होता हमें कि ये गड़बड़ करेंगे वहीं बुश भर देते सारों के। अपमान भूल ले, और हम जाट हैं, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे। पिछले 20-30 साल तक हम बीजेपी के साथ हैं। उन्हें सही कहा, अगर उन्हें वोट देंगे और तुम्हें बुश तो भरेंगे। और मैं बीजेपी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ। क्यों? उन्हें हिंदुओं का राज पसंद नहीं, और हमें हिंदुओं का राज पसंद है। हमें इनका चाहता ही नहीं राज, ये MLA MP बने। क्यों? ये तो फिर भूसी भरेंगे और ये करेंगे कि, और भरते आए, पुलिस पीटती आई, पुलिस ही पिटेगी इनके राज में, और फिर तो हमारी सुरक्षा कहाँ तक हो जाएगी? हमारी सुरक्षा हो ही नहीं सकती, आम जनता की सुरक्षा हो ही नहीं सकती जी। पुलिस पिटेगी, दरोगा साहब का मुँह पर मार रहे, एक रिक्शा वाला मार रहा दरोगा साहब का मुँह पर, चरथावल के एरिया में हुआ ऐसा। देखो जी, बुश भरने को उन्होंने पहले भी सोचा था, खुद का भरवे का बैठ गए थे, फिर क्यों भाग गए थे? छोड़ गए 50-60 हज़ार गठवाड़ा तो हरियाणा हो गया, और बस भूस भरेंगे। हम मेरे में लीपना हुआ, हम लीप देंगे, उसमें कोई निश्चिंत रहोगे। भाजपा की साथ है, भूस भरने की कोशिश है, करके देख लो, कोई समस्या नहीं हमें। हम बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ ही रह गए, और किसी की हिम्मत नहीं हमारा कोई भूस भर देगा। शामली के थाना भवन से भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। शामली के थाना भवन विधानसभा में कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने गांव बंदोड़ा में खुद ट्रैक्टर चलाकर गांव में प्रवेश किया और सीधे संत रविदास मंदिर में जाकर माथा टेका और आशीर्वाद दिया। बंदोड़ा गांव में सभी 36 बिरादरियों का समर्थन सुरेश राणा को मिला। वहीं जनता ने भी, जिन्होंने थाना भवन विधानसभा में विकास की गंगा बहा दी। कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने संत रविदास मंदिर में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बोलते हुए कहा कि योगी सरकार में बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। हर गांव में अच्छी सड़कें बनाई गई है। पूरे उत्तर प्रदेश के अकेली थाना भवन विधानसभा में 3 राजकीय डिग्री कॉलेज और 2 राजकीय इंटर कॉलेज खोले गए हैं। योगी सरकार में बिजली की व्यवस्था पहले से भी बहुत अच्छी है। बदौड़ा गांव के निवासियों ने मंत्री का उत्साहवर्धन किया और समर्थन देने की घोषणा की। वहीं गांव में अमित प्रधान ने बताया कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है और हर विधानसभा में विकास किया जा रहा है, जिसमें थाना भवन विधानसभा सबसे पहले नंबर पर है। वोट मिलेंगे मंत्री जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे। अगर लगभग 2000 वोट डलेगी तो 1900 वोट माननीय मंत्री जी को मिलेगी। जैसे कि पूरी 400 उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, उसमें सिर्फ एक विधानसभा थाना भवन ही ऐसी है जिसमें 3 राजकीय डिग्री कॉलेज और 2 राजकीय कॉलेज बनाए गए हैं। इसके बारे में मंत्री जी को आप कितना आभार व्यक्त करना चाहते हो? हमारे मंत्री जी जो है वो विकास पुरुष है, विकास पुरुष। और विकास पुरुष का काम होता है कि लगातार विकास कार्य करते रहे। वो एक उदाहरण है माननीय मंत्री जी। आगे मंत्री जी से आप क्या उम्मीद करना चाहते हो? उम्मीद है मंत्री जी दोबारा से मंत्री बनेंगे, सरकार बन रही, और मंत्री बनकर फिर क्षेत्र का विकास लगातार चलता रहेगा जैसा अब चल रहा है। गांव का भारी समर्थन देखने को मिला। 36 बिरादरी का समर्थन है, वोट खिलाफ नहीं मिल जाने की, एक भी सब साथ रहेंगे माननीय मंत्री जी के। हमारे चैनल के माध्यम से गांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हो? चुनाव गांव की जनता तो अपने आप खड़ी, सब यही सब साथ में है। अपील है जनता से, सी तो सब जनता अपील कर रही, बाहर जा रहे हैं हमारे गाँव के लोग तो वोट मांगने के लिए, मोदी जी और योगी जी के लिए, मंत्री जी के लिए। ये मंत्री जी का विकास कार्य और मंत्री जी का जो 5 साल तक दिन रात मेहनत, ये उसका परिणाम है।
जो यहाँ पे इतने भारी संख्या में और एससी समाज के लोग इकट्ठा होकर स्वागत कर रहे हैं। ये मंत्री जी का निष्पक्ष तरीके से जो 5 साल विधायक रहते हुए और फिर 5 साल मंत्री रहते हुए जनता की सेवा की, उसका परिणाम है ये। जैसे कि थाना भवन विधानसभा में विकास कार्य इतने हो चुके हैं, जैसे कि 5 राज्य कॉलेज बन चुके हैं, सड़कों का जाल बिछ चुका है, हर गाँव से सड़कें जोड़ी गई हैं। और आगे आप इनसे क्या उम्मीद रखते हो? देखो, विकास कार्य तो एक अनवरत प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए। तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो जाए क्षेत्र का, वो क्षेत्रवासियों के लिए उतना ही फायदे में होगा। और विकास की जहाँ तक बात करें तो इस आदमी को तो विकास की भूख है। अभी ये अपने संबोधन में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में थाना भवन नंबर 1 विधानसभा है। मेरा लक्ष्य इसे भारत में नंबर 1 विधानसभा बनाने का है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें पूर्ण बहुमत के साथ, भारी से भारी मतों के साथ जिताना चाहिए। तो बाबरी गांव में मतलब किस तरह का समर्थन मिलेगा मंत्री जी को? बाबरी गांव में लगभग 80-20 वाला ही मसला है। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब तो पूरा बाबरी मंत्री जी के साथ हो रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मंत्री जी का हर व्यक्ति खुश है। बिल्कुल, हर व्यक्ति, हर समाज, सब लोग खुश है मंत्री जी के कार्य से। जो भी कोई अपनी दुख पीड़ा कुछ भी लेके जाता है इनके पास, तो वो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं कि उसकी दुख पीड़ा दूर करें। पहले आते थे, जब तक मंत्री पद नहीं था, यहाँ की गलियाँ, सड़कें पानी भरा रहता है, लेकिन आज देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बारे में जो आप कुछ सोच देखिए, बाबरी की बात करें या पूरे क्षेत्र की बात करें, मतलब कोई भी इस क्षेत्र में, थाना भवन क्षेत्र में कोई गांव, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा जहां पे हम ये कह सकें कि भाई कीचड़ है या कहीं कोई, हर जगह सीसी की सड़कें हैं, पूरा विकास है। जो भी मंत्री जी अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। कुल मिलाकर बाप से 36 बिरादरियों का समर्थन मंत्री जी को मिलेगा। बिल्कुल, 36 बिरादरी का समर्थन मंत्री जी को मिला। जिला चिकित्सालय द्वारा आरके सोशल वेलफेयर ट्रस्ट व यूनिसेफ के सहयोग से रामाकृष्णा क्लिनिक कोकड़ा रोड अलमासपुर में एक निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य अतिथि जनपद के प्रमुख समाजसेवी और हिंदू महासंघ के संरक्षक मनीष चौधरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वरिष्ठ समाजसेवी मनीष चौधरी ने रामाकृष्णा क्लिनिक व जिला चिकित्सालय और ट्रस्ट का धन्यवाद किया कि वे लगातार जनपद में निरंतर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस मौके पर आरके ट्रस्ट के अध्यक्ष सरफराज व सचिव डॉक्टर अब्दुल खालिद, समाजसेवी मनीष चौधरी, भारतीय लोक सेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केपी चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। रामा क्लिनिक पे डॉक्टर सतीश के यहाँ क्लिनिक लगा, वैक्सीनेशन कैंप लगा है और इसी में जगह जगह हमारी संस्था की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं। इसमें अब मनीष चौधरी का बड़ा सहयोग है और ये आए, इनके शुक्रगुजार हैं और इसी तरह के इनके सपोर्ट के सहयोग की ज़रूरत है और जहाँ भी ये ज़रूरत बनेगी वहाँ हम इस काम को करेंगे। देखिए मान्यवर, आप सर्वप्रथम तो आज इतना अच्छा दिन है 28 जनवरी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो कि लाला लाजपत राय का जन्म दिवस है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको नमन करते हैं। दूसरा, आज एक विशेष काम अलमासपुर में आरके ट्रस्ट द्वारा बहुत ही सुंदर वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पे लगाया जा रहा है। डॉक्टर अरशद और डॉक्टर खालिद हमारे बीच में हैं, इनके सौजन्य से राधा कृष्ण हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जाए। बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य है, क्योंकि अगर इस तरह के सार्वजनिक संस्थाएं हमारे बीच में और हमारे शहर में अगर संस्कृति तहजीबी जिंदा है तो वो इसी कारण है क्योंकि सब धर्म मिलके इस योगदान में, जो कि राष्ट्र सेवा में है, भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह के कैंप, वैक्सीनेशन के कैंप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। सभी संस्थाओं के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सामाजिक टीम की ओर से इनका बहुत बहुत सराहनीय कदम है और इसमें जो सबसे ज़्यादा विशेष सहयोग रहा है डॉक्टर सतीश का, जिनके यहाँ पर कैंप लगा है, वास्तव में ये बधाई के पात्र हैं और हमारी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पुष्पांकर पाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता शमशुद्दीन राइन ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने पुष्पांकर पाल को बधाई देते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को चुनकर गुंडाराज को खत्म करें। आज आपको ये संदेश क्या मिल रहा है
आज एक पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के, माइनॉरिटी समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, अपर कास्ट समाज के लोग, यहाँ तक सर समाज के लोग यहाँ कार्यालय में मौजूद हैं ये संदेश देने के लिए, क्योंकि आज जो सपा भाजपा की जुगलबंदी है कि तू मुझे कहा मैं तुझे कहूँ, एक जुगलबंदी बंद करने के लिए इस समाज में इकट्ठे होकर इस बार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार सरकार बना रही हैं और उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और ये उसका संदेश आपको उदाहरण है कि सर समाज के लोग आज बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने चाहते हैं। तो किस तरीके का सहयोग आप लोग को जो है जनता का मिल रहा है? जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा। ये टीवियों में दिखते हैं, हम ग्राउंड पे दिखते हैं। ये सपा और भाजपा टीवी में दिखती है और हम जमीन पर दिखते हैं, तो सरकार जमीन से बनती है। अगर हम मुजफ्फरनगर विधानसभा की बात करें तो गौरव स्वरूप ने जो भाजपा का दामन थामा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनका विषय है, ये लोकतंत्र है, किसको क्या पसंद है, मैं उसकी पसंद पे जाना नहीं जाऊंगा। हम ये कहेंगे कि इस बार सर समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हमारे बीच में खड़े हैं भाई पुष्पंकर पाल जी। आज पाल समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के सभी समाज के लोग आज पुष्पंकर पाल को विधायक बनाने के देख रहे हैं और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जहाँ भी अपने अति पिछड़ा वर्ग समाज के कैंडिडेट खड़े हैं, पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, नाई, धोबी, जोगी, बंजारे आदि जाति के जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, और जहाँ भी जिस पार्टी ने भी उन्हें टिकट देने का काम किया है, भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा उन्हें वही समर्थन देने का काम कर रहा है। और अभी पश्चिम में कई पार्टियों ने जो अपना आपको अति पिछड़ा वर्ग की हितैषी समझती है, उन्होंने जाति पिछड़ा वर्ग समाज की अनदेखी करने का काम किया है। वहीं बहन जी ने पाल समाज के व्यक्ति को, अति पिछड़ा वर्ग समाज के व्यक्ति को सदर मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट पर पाल समाज के पुष्पंकर पाल को प्रत्याशी बनाया है। बहन जी का धन्यवाद है। और ऐसी पार्टियों को अति पिछड़ा वर्ग समाज, जिन्होंने अति पिछड़ा वर्ग समाज की अनदेखी करने का काम किया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ऐसी पार्टियों को एकजुट होकर अति पिछड़ा समाज सबक सिखाने का काम करेंगे और पुष्पंकर पाल को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर की 6 सीट है, इन पर जो आपका अति पिछड़ा मोर्चा है वो किस प्रत्याशी को समर्थन? देखिए, हमारा राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जहां अपने अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हैं उन्हें ही समर्थन किया जा रहा है। मोहन जी, आप लगातार सोशल मीडिया पे भी वैसे भी आपने ज्ञापन दिया था राज्य मंत्री का विरोध कर रहे हैं, क्या है? देखिए, 5 साल वे मंत्री रह लिए, विधायक रह लिए, अति पिछड़ा वर्ग समाज की कितनी अनदेखी हुई आप सब लोगों को पता है। कहीं कोई महत्व सम्मान अति पिछड़ा वर्ग जाति के लोगों को इन लोगों ने नहीं देने का काम किया। और हम सभी अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों से अपील करते हैं कि यह एक मौका है अपने पाल समाज के व्यक्ति को विधायक बनाने का, और अति पिछड़ा वर्ग समाज, समस्त अति पिछड़ा समाज मिलकर अपने सभी जाति के धर्मों को, समुदायों को साथ लेकर भाई पुष्पंकर पाल को विधायक बनाने का काम करेंगे। जनता इन लोगों से त्रस्त है, आप देख रहे होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इनका जगह जगह विरोध भी हो रहा, आप लोग देख रहे होंगे। कच्ची सड़क चले जाओ, खालापाड़ा चले जाओ, मल्लूपुरा चले जाओ, केवल ये लोग अगर राजनीति करते हैं तो हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, समाजवादी मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू नाम पर राजनीति करती है। हमारी पार्टी, हमारी बहन जी, वो केवल सर्व समाज की बात करती है, सर्व समाज को मान सम्मान देने का काम करती है। जब बहन जी सरकार प्रदेश में रही है तब बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्व सुखाय के नाम पर काम करने का काम किया है। चुनाव किस तरह मानते हैं आप? यहाँ पे आपने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। चुनाव हमारा अभी हमारी शुरुआत है। मेरा ये मानना है चुनाव शायद यहाँ किसी से ना हो, चुनाव में केवल यहाँ पुष्पंकर पाल दिखाई देगा आपको, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी। किसका ये भी मानना है, कुछ लोगों का ये मानना है पाल साहब की बहन जी की सरकार आ रही है, तो बहन जी सरकार आ रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही। बहन जी इस बार 5वीं बार इस देश की मुख्यमंत्री बनेगी, ये मेरा दावा है। 2007 की तरह 5वीं बार पूरी लहर है। फाइट किससे मानते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, फाइट होने वाली किसी से नहीं है। हम हमारा सीधा मामला एकदम जीत की ओर है, फाइट में कोई है ही नहीं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।